विद्यार्थियों, आप लोगों को पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में पढ़ेंगे। इसका एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब ये चीज क्लियर रहेगा। कंप्लीट देखिएगा, आपका ये ग्लैंड पूरा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में कुछ दो बातें ज्यादा याद रखना है। पहला बात कि इसे क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पहला बात ये याद रखना है कि इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कुछ ऐसे हार्मोन को स्रावित करता है जिसके हार्मोन से दूसरे ग्रंथि का हार्मोन का स्राव नियंत्रित होता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। या फिर यह सबसे छोटी ग्रंथि भी पूछा जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है। अंतःस्रावी में आपको पूछे जनरली सबसे पूछा यह सबसे छोटी ग्रंथि है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी आपको पिट्यूटरी ग्रंथि की जगह पर पिनियल ग्रंथि दे दे तो पिनियल ग्रंथि, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है तो पिनियल ग्रंथि विल बी आंसर। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है तो आपका आंसर कौन होगा? पिनियल ग्रंथि। तो ध्यान रखना है, पिनियल ग्रंथि को भी एक छोटी ग्रंथि मानी जाती है, लेकिन अभी तक आपका सबसे सटीक आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि को ही माना जा रहा है। इसलिए पिनियल ग्रंथि बाद में, जब नहीं चॉइस में रहे पिट्यूटरी ग्रंथि, तब आपको आंसर देना है पिनियल ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का जो एक छोटा सा आकार होता है और ये किस कलर का होता है, तो इसका कलर जो होता है करीब करीब इसको भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं पिंकिश कलर का, है ना, पिंक कलर का भूरा लाल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका संरचना की समझाते हैं। ये जनरल बातें 3 बात थी, इसके बाद हम इसकी संरचना भी समझाते हैं। पोजीशन पर इसका स्थान या रहता कहाँ, इसके विषय में समझते। पिट्यूटरी ग्लैंड रहता कहाँ पर है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ एक भाग है जो एक विशेष प्रकार के गड्ढे में रहता है। वो मस्तिष्क का गड्ढा है, जो हड्डी का गड्ढा है, तो इस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। तो इसको याद रखना है, स्थान कहाँ है? तो सेला टर्सिका, टर्सिका नाम के स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड हड्डी, जो खोपड़ी, जो क्रेनियम का आधार भाग होता है, जो क्रेनियम के आधार भाग होता है, भाग में बना होता है, में बना होता है। सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में लिख दीजिएगा, नामक गड्ढे में, गड्ढे में। देखिए ये सेला टर्सिका शब्द आ रखेगा, कुछ भूल जाइए बाकी। सेला टर्सिका एक शब्द है, ये सेला टर्सिका इस गड्ढा का नाम है। हमारा ब्रेन जो होता है उसका आधार भाग जो क्रेनियम बना हुआ, क्रेनियम में हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क किसमें रहता है? एक क्रेनियम का कटोरा बना हुआ है, उस कटोरे में मस्तिष्क को रख दिया, उस कटोरे में एक गड्ढा बना हुआ, उस कटोरे में एक कटोरा है, इस कटोरे में एक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस गड्ढे में, इस गड्ढे का नाम क्या है? सेला टर्सिका। ठीक है, इस गड्ढे का, ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ब्रेन है। इस ब्रेन में
ये ब्रेन का गड्ढा है नीचे वाला, इसे पूरा ढका हुआ रहेगा। ये खोपड़ी हो गया, खोपड़ी का नीचे वाला भाग है। इस हड्डी का नाम है, ये पूरा का क्रेनियम कहते हैं। इस हड्डी का नाम है स्फेनोइड। स्फेनोइड में एक गड्ढा है जिसका नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, तो ये गड्ढा सेला टर्सिका के नाम से जाना जाता है। इसी में रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना है, सेला टर्सिका के गड्ढे में स्थित रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जुड़ा रहता है किससे? तो ये एक चीज आ रही है, यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम या डंठल, डंठल से जुड़ा रहता है। ध्यान रखना है कि एक हमारा हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का डायनसेफ्लन में हम लोग पढ़े थे इसके पीछे। तो अग्र मस्तिष्क के डायनसेफ्लन का जो एक भाग होता है, उसमें 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये मस्तिष्क है, जैसे कि ये मस्तिष्क है, ध्यान रखेंगे ये मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क में तो इस मस्तिष्क में एक भाग है, ये समझिए यहाँ पर एक कुछ दूसरा भाग है। इस बीच में एक भाग होता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ, आप समझने को, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। इधर मस्तिष्क था, ये सब क्या है? मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क है, ये क्या था? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ा हुआ है? पिट्यूटरी। ये क्या है हमारा? एक मिनट इधर सब देखते हैं। ये हमारा पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी है और इसका नाम इन्फंडिबुलम है। देखिए ये जो डंडी है इसका नाम इन्फंडिबुलम है, इन्फंडिबुलम। ये देखिए पत्ती का शाखा होता है, डंठल, पत्ती का डंठल, ये डंठल होता है, उसी तरह का बनावट का नाम है इन्फंडिबुलम। तो इसको इन्फंडिबुलम से कभी कभी पूछा गया है आपसे कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो आपको ये शब्द पूछा जाता है इन्फंडिबुलम जुड़ा होता है। याद रखना, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए कि ये मस्तिष्क का पूरा भाग, मस्तिष्क का भाग से एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये डंडी है, डंडी से जुड़ा हुआ पिट्यूटरी है। ये पिट्यूटरी कहाँ है? तो गड्ढा में। किस गड्ढा में है? तो सेला टर्सिका गड्ढा में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका आकार कैसा होता है, किस आकृति होता है? इसका आकृति अगर पूछा जाए तो आकृति का तो ये होता है मटर के दाने के आकृति का, मटर के दाने के आकृति का। इसका आकृति बताया गया है मटर के दाना की आकृति, आकृति सीस, पी होता है मटर का दाना, पी सीड शेप, पी सीड शेप, यानी मटर के दाना की आकृति। ठीक है, इस आकृति का होता है और इसका आकार बताया गया है। साइज जो है ये बहुत छोटी साइज का होता है, 1.3 सेंटीमीटर। साइज जो है 1.3 सेंटीमीटर मात्र, बहुत छोटी। और इसका वजन जो बताया गया है वो बहुत कम है। कितना है? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, है ना। तो ये 3 पॉइंट याद हो गया। आकार कुछ आकृति पूछा जाए तो मटर के दाना की तरह। आकार 1.3 सेंटीमीटर और वजन आधा ग्राम, 0.5 ग्राम। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से नीचे रहता है, इसलिए कभी कभी इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो इसका एक उपनाम भी है, उपनाम कभी कभी पूछा जाए कि क्या है, तो मास्टर ग्रंथि ज्यादा कभी कभी कहा जाता है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, फाइसिस, ये इसका उपनाम है। कभी कभी आपसे प्रश्न बना सकता है, ऐसे याद रखना चाहिए। हाइपोफाइसिस, हाइपो मतलब नीचे, फाइसिस मतलब हाइपोथैलेमस, उसको कहा गया हाइपोफाइसिस कहा जाता है। चलिए हम लोग इसका हार्मोन पर आते हैं। ये देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि में समझा लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे
मस्तिष्क के अंदर रह करके ये खुद कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन के प्रभाव से इसका हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी का, और पिट्यूटरी के हार्मोन से हमारे अन्य ग्रंथियों का हार्मोन स्रावित होता है, जैसे एड्रिनल हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है। इस तरह से बहुत से ग्रंथियां हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो इस तरह से हमारा जो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, सॉरी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि से थायराइड, एड्रिनल, सेक्स हार्मोन ये सभी कंट्रोल होते हैं। हम लोग देखेंगे ओवरी, टेस्टिस ये सभी कंट्रोल होते हैं, है ना। तो हम लोग ये इसको देखेंगे, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में अब मास्टर ग्रंथि का दर्जा इसको सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, माने कार्यपालक अधिकारी, है ना, कार्यकारी माने ये सब काम करने वाला है। मेन मालिक कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में काम करता है। इसलिए कभी पूछ सकता है कि व्हिच ग्लैंड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्लैंड। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब ये काम करने वाला, है ना, सबसे सबको काम या सबको नियंत्रण करने वाला। तो मास्टर ग्लैंड ही ज्यादा पूछा जाता है आपको, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मास्टर ग्लैंड याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स पर आते हैं। तो हार्मोन्स पर आने के पहले इसको दो समझ लें कि पिट्यूटरी ग्रंथि का बनावट जो होता है इसे 3 भाग में होता है। तो हम 2 भाग में बांट के करेंगे। इसका मेन 3 भाग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का बनावट जो होता है ये देखिए कि इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा बीच में ऐसे ही बटा हुआ रहता है, और ये भाग यहाँ से ये भाग जुड़ा हुआ है इससे हाइपोथैलेमस से, और ये भाग जो है यहाँ से कुछ इसके आते हैं सेल्स, इधर ज्यादा आते हैं और इधर भी कुछ आते हैं यहाँ से। तो ये जो भाग है इसका कहते हैं, इधर वाला भाग का नाम है अग्रलोब। इसको शुरू में इधर के कहते हैं अग्रलोब। ये बीच में जो थोड़ा सा पतला भाग है, बहुत छोटा पतला भाग होता है, इसका कोई विशेष काम नहीं है, कोई हार्मोन ज्यादा स्रावित नहीं करता ये, इसलिए इसका नाम है मध्य लोब। और इस भाग का जो बाद में बचता है इसका नाम है पश्च लोब। पश्च लोब यानी इंग्लिश में बोले तो एंटेरियर लोब, इंग्लिश में बोले तो एंटेरियर लोब, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट लोब इसको कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब, और इसको बोले तो पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें से ध्यान रखना है कि ये मेन जो है यही ज्यादा हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन? अग्रलोब। ये कोई हार्मोन लगभग स्रावित नहीं करता, इसका कोई हार्मोन नहीं है, और इसका हार्मोन फिर बहुत कम है, 2 हार्मोन है, ये महत्वपूर्ण है। तो करीब करीब 7 हार्मोन इसका है और 2 हार्मोन इसका है, कुल मिलाकर के 9 हार्मोन स्रावित होंगे। तो आते हैं 9 हार्मोन कौन कौन है, ठीक है। तो आप हम लोग पहले देखेंगे अग्रलोब, यानी इधर वाला जो सबसे एक्टिव है, इसको एडेनोफाइसिस भी कहते हैं। चलिए उस नाम को आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम सब क्योंकि बायोलॉजी का टर्म है, थोड़ा सा कठिन होते हैं ये सब टर्म बोलना, इसलिए हम लोग जिस भाषा को थोड़ा बोलने में दिक्कत हो, उसे प्रश्न भी नहीं आते, इसलिए आपको ज्यादा याद रखना है अग्रलोब, मध्य लोब और पश्च लोब, जिसको हम समझ सकते हैं आसानी से, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित हार्मोन। अब अग्रलोब से कौन कौन हो रहा है इसको ज्यादा जानना है, इसका प्रभाव क्या है, किसको टारगेट करेगा, इसको बारी बारी जानना है, इसी से प्रश्न ज्यादा रहते हैं। तो पहला है, आप लोग सभी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इसको जी से ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, GH, या इसका एक और नाम है, इसका नाम है STH, या इसको कहते हैं STH। इसका पूरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक, आपको पूछा जा सकता है, सोमैटो माने होता है शरीर, सोमैटो मतलब होता है शरीर, माने ट्रोफिक माने होता है वृद्धि करने वाला, ट्रोफिक, और हार्मोन तो हार्मोन है। तो ये शब्द सोमैटो माने शरीर के लिए आया, सोमैटो को माने शरीर को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन होता है उसका नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसको कहते हैं STH, ठीक है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है, इस हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन जो भी बोले आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका देखिए वृद्धि करना, ये वृद्धि करना तो हमारे पूरा शरीर का वृद्धि करना, एक चीज का वृद्धि नहीं करेगा। तो ये कहेगा किसको माने ये किस पर पूरे शरीर में ये फैलता है, ये हार्मोन कहाँ टारगेट करता है, इसका टारगेट होगा पूरा जनरल, सामान्य रूप से पूरा शरीर, और मुख्य रूप से पूरा शरीर के अलावा
हाथ पैर लिम्ब जिसको कहते हैं हाथ पैर की हड्डियां, हड्डी मैंने क्या कहते हैं हाथ पैर की हड्डी, हाथ पैर की हड्डी को की लंबाई को बढ़ा देता है। इस हार्मोन से पूरा शरीर की वृद्धि होती है, हाथ पैर की लंबाई को बढ़ाता है, इसलिए हमारी लंबाई बढ़ती है। इसके जितना स्रावित होगा उतना हम लंबा होते जाएंगे। ठीक है, इसका बस इसका काम क्या है, तो कार्य है लंबाई बढ़ाना। कार्य है क्या, लंबाई में मैंने लंबाई में वृद्धि। इसका काम है लंबाई में वृद्धि। हम लोग को जितनी लंबाई बढ़ना है इस हार्मोन के प्रभाव से ही बढ़ पाते हैं। ये हार्मोन कम स्रावित होगा कम बढ़ेंगे, ज्यादा स्रावित होगा ज्यादा बढ़ेंगे। इसका एक चीज और है, इस हार्मोन में अगर एक विशेषता है कि अगर ज्यादा स्रावित होता तो आपकी लंबाई बहुत ज्यादा कर देगा, कम स्रावित होता तो कम करेगा। जैसे एग्जांपल में इसका दो बीमारी है, जैसे कम होता है तो कहते हैं, तो ये कम अगर स्रावित हो तो इसको कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन, अगर हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपोसिक्रीशन मतलब हाइपो मतलब होता है कम, जहां भी शब्द हाइपो मिले तो उसका मतलब होता है कम, तो सिक्रीशन मतलब स्राव होना। जब कम स्रावित हो तो इससे बीमारी होती है, उसको कहते हैं बौनापन। उसको कहते हैं बौनापन। आदमी छोटा रह जाएगा, हाइपोसिक्रेशन होने पर आदमी छोटा रह जाएगा, एक इसका विक्रिया। लेकिन इस हार्मोन का अगर ज्यादा सिक्रेशन हो, अधिकता हो, कमी के लिए बोलेंगे क्या, हाइपोसिक्रेशन। और अधिकता के लिए क्या बोलेंगे, अधिकता के लिए क्या बोलेंगे शब्द, अधिकता के लिए जहां भी अधिकता बोलना हो वहां हाइपर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तो अधिकता के लिए बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। हिंदी में हम लिख रहे हैं हाइपर सिक्रीशन, सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन अधिक स्रावित होने से एक लोग बहुत लंबे हो जाते हैं। इसको कहते हैं भीमकाय। इसको कहते हैं भीमकाय, मैंने बड़ा सा शरीर होगा। इसको इंग्लिश में बोले तो जिग्नाइटिज्म, इसको इंग्लिश में बोले तो ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म आपको शब्द अगर दोनों याद रह सके तो अच्छी बात है। ड्वार्फिज्म मैंने नाटा और जिग्नाइटिज्म मतलब बहुत विशाल लंबा आदमी है ना। तो कभी कभी दोनों तरह का आदमी आपको कहीं कहीं दिख जाएंगे, और ये जब इस तरह दिख जाए तो समझ ले क्या है कि गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, चाहे कम हुआ है चाहे अधिकता हुआ है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिसकी लंबाई कम या ज्यादा हो ही जाता है, ये सब इसी हार्मोन के प्रभाव से होता है। अगला हार्मोन इसका है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं तो जानते हैं, अग्रलोक पढ़ रहे हैं, अग्रलोक के हार्मोन पढ़ रहे हैं। अग्रलोक में 7 हार्मोन है, उसको हम सब देखने जा रहे हैं। तो दूसरा हार्मोन हम देख रहे हैं, दूसरा हार्मोन है आपका TSH। इसको कहते हैं थायराइड थायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको हम लोग कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सीधा याद रखने के लिए बोले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग शब्द जहां रहे, इसका मतलब होता है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट माने उत्प्रेरित करना। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है उत्प्रेरित, इंग्लिश शब्द है स्टिमुलेटिंग माने उत्प्रेरित करना। तो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को उत्प्रेरित करेगा। किस लिए करेगा, तो उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए करेगा। इसलिए एक हार्मोन ये स्रावित करता है पिट्यूटरी, और उसका नाम है TSH। और TSH जब जाता है तो इसके प्रभाव से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करता है। थायरोक्सिन में T3 T4 दो तरह का हार्मोन होता है, तो T3 T4 स्रावित करता है। तो इसलिए कभी कभी आप लोग डॉक्टर के पास चेक करेंगे, थायराइड वाले जानते होंगे, तो डॉक्टर लिखता है जांच करने के लिए T3 T4 TSH ऐसा लिखता है, देखते होंगे है ना। तो भैया ये T3 T4 देख रहा है आपका शरीर में कि थायरोक्सिन ठीक ठाक है या TSH अगर गड़बड़ होगा तो TSH ठीक ठाक नहीं। इससे ये जांच बराबर ज्यादा करता है, क्योंकि हमारा ये बहुत काम का हार्मोन रहता है। इस हार्मोन से ही हमारा शरीर का सामान्य विकास होता है, मानसिक विकास सामान्य होता है। इस पर हम जब थायराइड पढ़ाएंगे तो बहुत चर्चा करेंगे, बड़ा काम का हार्मोन है वो। तो T4 TSH का जांच आप लोग बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार डॉक्टर को लिखते हुए देखेंगे। चलिए TSH के विषय में समझेंगे, नाम से स्पष्ट हो गया। इसका टारगेट क्या रहेगा, थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि को टारगेट करेगा, थायराइड ग्रंथि इसको टारगेट करेगा। टारगेट शब्द हम यहाँ पे इसे दिखा रहे हैं, टारगेट माने इसका लक्ष्य है कहाँ पर जाएगा, इस हार्मोन को टारगेट थायराइड ग्रंथि। और इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य इसका हो जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए किसको उत्प्रेरित करेगा, करने के लिए थायराइड को उत्प्रेरित करना, थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करना, थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करना। ये हम थोड़ा सा लिखने का मकसद ये है कि आप थोड़ा स्क्रीन भी ले लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपको काम चल जाएगा, है ना। तो इसलिए
कभी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। तो इसीलिए हम ले रहे हैं थायराइड ग्रंथि का काम क्या है, TSH का टारगेट क्या है, थायराइड ग्रंथि, और ये क्या करेगा, कार्य क्या करेगा। तो थायराइड ग्रंथि में जो स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन बड़ा काम का है, वो बाद में पढ़ेंगे। आप अभी थायराइड ग्रंथि पढ़ना बाकी है, उसको हम देखेंगे उस समय। चलते हैं हम लोग आगे। तीसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन है इसका ACTH, नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। ACTH बस ऐसे याद रखना, ACTH। अगर थोड़ा आप जानते हैं, A से एड्रिनल ग्रंथि हमारे अंदर है, और एड्रिनल ग्रंथि में दो भाग होता है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो AC से कॉर्टेक्स भाग हो गया। एड्रिनल ग्रंथि में जैसे दो भाग होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको हम लोग ट्रॉफिक मैंने बढ़ाने वाला हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है एड्रिनो कहते हैं, एड्रिनो कोर्टिको। कॉर्टेक्स को हम नाम यहाँ पर देते हैं कोर्टिको कॉर्टेक्स के लिए। ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन टारगेट किसको करता है, टारगेट कौन है, टारगेट मतलब किसको, ये हार्मोन कहां पर काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा एड्रिनल ग्रंथि के लिए। एड्रिनल ग्रंथि को टारगेट करेंगे, ये एड्रिनल ग्रंथि को टारगेट करेगा। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है ये कहां पर रहता है, आप जानते हैं किडनी के ऊपर रहता है। किडनी होती है ना, ये किडनी होती है, जानते हैं किडनी होती है। तो ये किडनी जो होती है, ये किडनी है, किडनी से पेशाब बनते हैं, उसके ऊपर टोपी के रूप में रहता है एड्रिनल ग्रंथि, दो ठो रहता है। ये है एड्रिनल ग्रंथि, ये है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि में दो भाग होते हैं, एक भाग बाहर वाला भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग को कहते हैं मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स के अलग हार्मोन होते हैं, इस हार्मोन को कहते हैं कोर्टिकॉइड्स हार्मोन, इसको कहते हैं कोर्टिकॉइड्स हार्मोन, कॉर्टेक्स हार्मोन। इसका स्राव बढ़ाने के लिए ये एसीटीएच हार्मोन जारी होता है, स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो ये वाला भाग हार्मोन से होता है। ध्यान रखता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है, एड्रिनल ग्रंथि में आपको दे देगा कि किस भाग को एसीटीएच किस भाग से हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो कॉर्टेक्स की मेडुला, एड्रिनल ग्रंथि का, एड्रिनल ग्रंथि है जब तो सिंपल है, समझ जाएंगे एड्रिनल ग्रंथि, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन कभी कंफ्यूजन करने के लिए डाल दे कि एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग को, एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग को। तो आपको याद रखना है कि एसीटीएच एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है, और उससे कोर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होता है। कोर्टिकॉइड्स हार्मोन हमें बाद में समझेंगे, बहुत तीन तरह होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मेडुलोकोर्टिकॉइड्स, गोनेडोकोर्टिकॉइड्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल आपको समझना है कि ये एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, और लिखना क्या है, इसे याद रखना है कि यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के कॉर्टेक्स भाग से कोर्टिकॉइड्स हार्मोन, कोर्टिकॉइड्स नाम है, कोर्टिकॉइड्स हार्मोन के स्राव को उत्प्रेरित करता है, किस स्राव को उत्प्रेरित करता है याद हो जाएगा भाई। देखिए एसीटीएच का नाम हुआ एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, टारगेट कहाँ रहेगा, एड्रिनल ग्रंथि का। यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से कोर्टिकॉइड्स हार्मोन के स्राव को उत्प्रेरित करता है। ओके, अब ये बस इसका काम बाद में क्या है, इसका ग्रंथियों को कंट्रोल करना, इसका काम ही क्या है, ग्रंथि को कंट्रोल करना। इसीलिए तो ये मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है ही क्यों, क्योंकि ये ग्रंथियों के हार्मोन को उत्प्रेरित करता है। चलिए चौथा है, हम लोग चौथा इसका देखते हैं GTH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। एक होता है GTH या गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। तो GTH जो है, ये GTH जो होता है, इसमें दो भाग है, FSH और LH। तो GTH का फुल फॉर्म होता है गोनेडो माने जहां पर गोनेडो शब्द रहेगा वहां पर समझेंगे लैंगिक शब्द से बात है। गोनेड माने होता है चाहे ओवरी से संबंधित या फिर वृषण या टेस्टिस से संबंधित, अंडाशय से या वृषण से। तो गोनेड हमारे जो जनन अंग होते हैं, जनन भाग होते हैं, उसको गोनेड कहा जाता है, ठीक है। इसलिए नाम हुआ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। हम जल्दीबाजी
करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बीच में देख के छोड़ेंगे तो नहीं समझ, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स करेंगे, पढ़ेंगे। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के विषय में हम बता दें कि ये हमारे शरीर का सेक्स हार्मोन है, एक प्रकार से क्या है, ये सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन है। ये किसके द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन। और ये सेक्स हार्मोन का नाम कभी पूछा जाता है कि सेक्स हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो जीटीएच के नाम से। पिट्यूटरी द्वारा स्रावित सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो जीटीएच है। और ये सेक्स हार्मोन दो तरह का है, पहला है, इसका प्रकार भी है, प्रकार है इसका दो, पहला है एफएसएच, पहले एफएसएच, इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर, थोड़ा नाम बायोलॉजी में ऐसे ही मिलेगा भाई, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हम नाम से परेशान नहीं हो, उसका अर्थ है हम समझा देंगे। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर मतलब तो जो नवजात कोशिका बनने वाले होते हैं ना, उसको कहा जाता है फॉलिकिल। फॉलिकिल जैसे एकदम अभी कली है, उसका नाम होता है फॉलिकिल, फॉलिकिल से बना है फॉलिकुलर, फॉलिकिल। फॉलिकिल माने होता है एकदम कली, बड़ बड़, जैसे अभी कोई फूल खिलना है तो कली पर निकलता है, उससे फिर बाद में फूल बनता है, तो उसी का नाम है फॉलिकुलर। उसको स्टिमुलेट करना, उसको बनने के लिए पूरा प्रेरित करना। तो हमारे अंदर जो, हमारे अंदर कौन सा कली है, तो हम लोग के वृषण में स्पर्म बनने के लिए छोटे छोटे कोशिका होते हैं, ठीक है, उसको बनने के लिए जो फॉलिकल होता है उसको प्रेरित करेगा। और हमारे अंदर अंडाशय जो होते हैं स्त्रियों में, उसमें जो अंडाणु बनना है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको अंडाणु बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवम का बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करना, यानी स्पर्म अथवा अंडाणु, शुक्राणु अथवा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को तेज करना, उत्प्रेरित करना, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, इसका काम है, इसको कहा जाता है, शॉर्ट में एक शब्द आता है गैमेटोजेनेसिस, इसको हम एक शब्द बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। एक गैमेटोजेनेसिस एक शब्द है, इसका शब्द माना होता है, जेनेसिस माना होता है निर्माण, और गैमेटो माना गैमेट, गैमेट माना युग्मक। युग्मक तो दो तरह से होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कहते हैं किसको, स्पर्म को, शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, और अंडाणु को कहते हैं मादा युग्मक कहते हैं। तो उसी को कहता है, इंग्लिश में कहा जाता है गैमेट। तो गैमेट का निर्माण का काम करता है एफएसएच, गैमेट का निर्माण यानी युग्मक करना। अर्थात ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात शुक्राणु, इसका मतलब हुआ शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण को उत्प्रेरित करना, के निर्माण को उत्प्रेरित करना, को उत्प्रेरित करना, ठीक है, इसको उत्प्रेरित करेगा, ठीक है, ये पहला काम है, शुक्राणु अंडाणु के निर्माण को उत्प्रेरित करना। थोड़ा सा हम हिंदी फास्ट लिख रहे हैं, अक्षर बैठा के नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे, भाषा को सुनिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगे उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो अगला है, और ये बस इसका, और एक और काम है इसका एफएसएच का, एफएसएच का एक और काम है, इस्ट्रोजन, स्त्रियों में इस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इस्ट्रोजन कहाँ से होता है, तो इस्ट्रोजन होता है स्रावित होता है कहाँ से, अंडाशय से। इस्ट्रोजन हार्मोन, हार्मोन किस स्राव को उत्प्रेरित करना, किस कहाँ से, अंडाशय से, अंडाशय में, अंडाशय द्वारा होता है, अंडाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा से वो एस्ट्रोजन बनेगा, लेकिन इसके लिए एक्टिवेट कौन करेगा, तो एफएसएच। एफएसएच इसका स्राव को बढ़ाने के लिए इसको उत्प्रेरित करेगा, ठीक है। तो इसका दो काम हम समझे, पहला काम शब्द याद रखेंगे शुक्राणु या अंडाणु बनना, और दूसरा काम एस्ट्रोजन का बनना, ये हो गया एफएसएच। हम लोग अभी एफएसएच हो गया यहाँ पर। उसके बाद है आपका एक और हार्मोन है, ये चौथा पांचवा हो रहा होगा, उसके बाद आपका होगा एक एलएच, नंबरिंग आपका देख लीजिए, करते जाइएगा। तो हम लोग इसका एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसको, इसका दो नाम है, एलएच या आईसीएच। पुरुषों में आईसीएच बोलते हैं और स्त्रियों में एलएच बोलते हैं, ठीक है। तो दो है, पहला है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या इसका ये स्त्री में या पुरुष में दो नाम से जाना जाता है। तो पुरुष में होता है, इसी हार्मोन का नाम होता है इंटर आईसीएच, जैसे या इसको कह सकते हैं आईसीएच होता है।
ICS के बाद में पहले हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के विषय समझते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये स्त्रियों में मुख्य रूप से प्रेगनेंसी हार्मोन है। मुख्य रूप से क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन। गर्भ धारण को उत्प्रेरित करना पहला तो काम क्या करेगा? समझिए, अंडोत्सर्ग कराएगा। अंडोत्सर्ग में मदद, मतलब अंडाणु को अंडाशय से बाहर में निकलने के लिए जो काम करता है उसका नाम है अंडोत्सर्ग। अंडाणु बनता है अंडाशय में और अंडाशय से बाहर गिरता है, उसका नाम हो गया अंडोत्सर्ग। ये हार्मोन क्या करता है? अंडोत्सर्ग में पहले काम करेगा। दूसरा काम करेगा गर्भधारण को उत्प्रेरित करना। गर्भधारण को उत्प्रेरित करना, गर्भधारण के लिए कोशिश करेगा गर्भधारण हो जाए। इसके लिए क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने के लिए कार्पस ल्यूटियम को उत्प्रेरित करना। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये याद रखना है। अंडोत्सर्ग पहला काम, दूसरा काम है गर्भधारण के लिए मदद करना, और तीसरा काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये स्रावित नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है स्रावित कौन? कार्पस ल्यूटियम। बार बार पूछा गया प्रश्न में, बार बार पूछा जाता है कार्पस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम किसका हिस्सा है? तो ये अंडाशय का हिस्सा है। तो ये कार्पस ल्यूटियम को उत्प्रेरित करता है ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करे। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब कैसे स्रावित होता है उससे गर्भधारण मेंटेन हो जाता है। शरीर में जो गर्भधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन चाहिए उस होने लगता है। ये इसका काम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। और इसी तरह से जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ICS हार्मोन जो होता है, ये पुरुषों में इसी का नाम, पुरुष में ICSH बोला जाता है, इसी का नाम, एक ही नाम है। तो ICSH है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो नाम आपको विशेष नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल क्या है? इंटरस्टिशियल सेल जो है एक्चुअली हमारे जो छोटे छोटे सेल हैं ये होते हैं वो में, सॉरी वृषण में, और वृषण में यही सेल जो होते हैं, यही सेल हमारा क्या बनता है? यही सेल जो है स्पर्म बनता है, यही सेल स्पर्म बनता है। तो ये इसी के लिए उसको स्टिमुलेट करता है, इसको तो ये पहला इसका काम है। इसका काम क्या है? तो ये ICS का पहला काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को उत्प्रेरित करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को उत्प्रेरित करना, ये पहला काम इसका है। और दूसरा काम है इसका कि पुरुषों में लैंगिक अंगों का विकास, और तीसरा है द्वितीयक लक्षण का विकास। द्वितीयक लक्षण या सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर का विकास। ये तीन काम करना है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब वृषण से स्रावित होगा, लेकिन वृषण से कब स्रावित होगा? जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICS पुरुषों में स्रावित होगा। तो इसके प्रभाव से हमारा वृषण जो है, हमारा टेस्टिस जो है, हमारा अंडकोश जो है वो स्रावित करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन के प्रभाव से पुरुष में लैंगिक अंगों का विकास होगा, फिसल का विकास होगा, उसके दाढ़ी मोछ टूट जाएंगे, उसके अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे। ये लैंगिक अंगों का विकास हो जाएगा, कुछ लैंगिक अंगों का विकास होगा पुरुषों में। और दूसरा काम होगा द्वितीयक लक्षण का विकास। द्वितीयक लक्षण कहते हैं जब हम बच्चे से जवान होने लगते हैं तो हमारे कुछ लक्षण चेंज हो जाते हैं। आवाज़ मोटी हो जाएगी, दाढ़ी मोछ हो जाएंगे, कांख में बाल आ जाएंगे, इस तरह के जो विकास जो होते हैं, इस तरह का जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसको कहा जाता है द्वितीयक लक्षण, है ना। तो ऐसे लक्षण का विकास का काम है ICS। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। ये अभी हम लोग थे गोनेडोट्रॉपिक के 2 हार्मोन पढ़े, FSH और LH या ICS।
एक और हार्मोन है, उसका नाम है MSH, या MSH के पहले हम थोड़ा LPH पढ़ लें। LPH इसको कहते हैं लुटियोट्रोफिक हार्मोन, माने दुग्ध को बढ़ाता है ना। इसको कहा जाता है, इसका और नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन इसको कहते हैं। इसको कह सकते हैं लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। लैक्टो मतलब क्या होता है भाई? लैक्टोमीटर सुने होंगे। लैक्टोमीटर मतलब किसको मापता है? दूध को मापता है। तो ये ट्रोफिक है, किसका ट्रोफिक है? लैक्टो का। लैक्टो मतलब दूध का, दूध को बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम है। या इसको कह सकते हैं मिल्क हार्मोन। मिल्क हार्मोन कौन है? तो कहेंगे मिल्क हार्मोन सीधे हो जाता है। कौन मिल्क हार्मोन प्राप्त होता है? मिल्क हार्मोन LPH को कहते हैं। ठीक है, ये मिल्क हार्मोन हमारा ये स्त्रियों में जब संतान जन्म ले लेता है तो उस समय लैक्टोजेनिक हार्मोन काम करने लगता है। और इससे क्या होगा? ये टारगेट किसको करेगा? स्तन ग्रंथि को। ये स्तन ग्रंथि में को उत्प्रेरित करता है, दूध स्राव के लिए, दूध स्राव के लिए। नंबर 5 नंबर है। ठीक है, दूध स्राव के लिए। तो इस तरह से हमारा ये 5 हो गया होगा। और आपके इसके पहले उसमें हम 2 भाग देखे थे, ये 6 हो जाना चाहिए नियम का। FSH और LH में 2 भाग हैं, तो वहाँ पर 6 हो जाता है। और एक 7वां हार्मोन होता है MSH। 7वां हार्मोन इसका है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इसको कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका एक होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो है हमारा रंग को काला या गोरा बनाता है। यही हार्मोन के प्रभाव से हम सुंदर हो जाते हैं या कभी काले हो जाते हैं। तो मेलानोसाइट हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये त्वचा को टारगेट किसको करता है? त्वचा को। टारगेट किसको करता है? त्वचा को। और त्वचा में क्या करता है? ये फैला देता है, पिगमेंटेशन करता है, वर्णक फैलाता है। किस वर्णक को? तो मेलानिन वर्णक का विस्तार करता है। मेलानिन वर्णक, मेलानिन एक वर्णक है जिसके चलते आदमी काला, गोरा या फिर सांवला जो भी बनता है। तो कम रहेगा तो गोरा हो जाता है, ज्यादा रहेगा तो काला हो जाता है। तो धूप में ये इसका प्रसार होता है, जानते हैं। तो उस समय ये MSH एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए ज्यादा सराइज होता है। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा ही थोड़ा सा डीप रंग के होंगे। तो मेलानिन वर्णक का शरीर में फैलाव, शरीर में विस्तार कर सकता है, फैलाता है, इसको विस्पर्शन करता है, पूरा शरीर में बांटता है। इसको एक्टिवेट करता है मेलानोसाइट को फैलाने के लिए, फैलने के लिए एक्टिवेट करता है मेलानोसाइट। इससे रंग हमारा गोलाकार, गोरा या काला होता है। ये हम लोग देखे। तो इसमें देखिए तो शॉर्ट में हम लोग कौन कौन हार्मोन देखे? पहला देखिए ग्रोथ, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिर आगे चलते हैं पोस्टीरियर लोब का। एक इसका ये हमारा 7 हार्मोन जो पढ़े थे किसका था? अग्रलोब का। अब हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च लोब, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च लोब, एक पश्च लोब। ये अभी तक हम जितने हार्मोन देखे थे अग्रलोब का था। पश्च लोब में मात्र 2 हार्मोन है, ध्यान रखिए, मात्र 2 हार्मोन है। कौन कौन हार्मोन है? तो एक इसको कहते हैं ADH, इसको कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसका नाम है या वैसोप्रेसिन। दोनों नाम से जानना है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एक ही नाम है। ठीक है, वैसोप्रेसिन या ADH। तो वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक, इसका काम क्या है, कार्य क्या है? तो ये देखिए ये किडनी को, इसको किसको अफेक्ट करता है? ये किडनी को, ध्यान रखिए, इसका टारगेट है किडनी, वृक्क। तो वृक्क के माध्यम से क्या करता है? हमारे पेशाब के बनने के कार्य को नियंत्रित करता है। तो पेशाब का नियंत्रण, ये क्या करता है? पेशाब का नियंत्रण, पेशाब का नियंत्रण। और जल तथा खनिज तथा जल का खनिज लवण का अवशोषण, जल एंड खनिज लवण का अवशोषण बढ़ा देता है। इसका सही स्राव होने से हमारे शरीर में जल और खनिज लवण की मात्रा सही बनी रहती है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। लेकिन अगर कम हो जाए तो ज़्यादा पेशाब होने लगेगा, इसलिए खनिज लवण भी ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, जल की भी मात्रा कमी हो जाएगी, इसलिए वो एक रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो पेशाब कंट्रोल होता है वो है वैसोप्रेसिन। और इसका अगर कमी हो जाए तो यहाँ पूछा जाता है, कई बार आया भी है
तो आपको कभी पूछा है कि इसका कमी होने पर क्या होगा? इसका कमी होने पर हो जाता है, एक रोग होता है, इसका नाम है डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एक ये डायबिटीज मतलब मधुमेह है ना, लेकिन ये मधुमेह इंसिपिडस मधुमेह है। ये मधुमेह जो होता है, दूसरा मधुमेह, इसमें चीनी नहीं बढ़ता है, इसमें शरीर में शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसका लक्षण क्या होगा कि बार बार पेशाब होगा। इसका लक्षण क्या है? बार बार पेशाब होगा, ज़्यादा बार पेशाब होगा, बार बार पेशाब होगा। और क्या लक्षण है? इसमें बीपी जो है, बीपी कम, लो बीपी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, जल की कमी हो जाएगी। ये इसके लक्षण हो जाएंगे। ये आदमी लिम्फिन हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, बार बार पेशाब होगा, परेशान रहता है, ऐसे व्यक्ति। तो इसका कभी कभी पूछा भी जाता है, ज़्यादा बार पेशाब हो रहा है, किस हार्मोन की कमी की संभावना है? तो हम लोग कहेंगे ADH या वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, इसके विषय में थोड़ा और जानिए। जो शराब पीते हैं ज़्यादा, जो अल्कोहल पीते हैं, जो दारू पीते हैं, उन दारूबाजों को ये ADH हार्मोन थोड़ा कम मात्रा में स्रावित होता है, और कम मात्रा में स्रावित होने लगता है, उसको रोक देता है ये, और इसलिए वो ज़्यादा पेशाब करने लगता है। जैसा देखते हैं, अगर आप लोग भी शराब तो नहीं पीते होंगे, उम्मीद है अभी पढ़ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, पीना भी नहीं चाहिए। तो ये शराब जो है ADH को रोक देता है, वैसोप्रेसिन रोक देता है, इसलिए उसमें पेशाब की दर बढ़ जाती है, ज़्यादा पेशाब करते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन जो है, इसी का नाम है, पीटोसिन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन, इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन मान जन्म देने के समय ये हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए जन्म के समय ही ये हार्मोन स्रावित, पहले नहीं होता, ध्यान रखें। इसीलिए इसका नाम है जन्म के समय, पहले आपका हार्मोन स्रावित नहीं हुआ। इसका कार्य क्या है? तो ये कार्य क्या करता है, देखिए, ये गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो होता है, गर्भाशय के दीवार में संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है, दीवार में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, ठीक है। तो ये गर्भाशय के दीवार में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है इसके संकुचन से। और इसका काम एक और है कि इसी समय ये मेमोरी ग्लैंड को भी संकुचित करता है, मतलब स्तन ग्रंथि को संकुचित करता है, इसलिए ये मिल्क इजेक्शन यानी दूध के स्राव को भी उत्प्रेरित करता है। दूसरा काम करता है दूध स्राव, साथ साथ में बच्चे का जन्म हो तो साथ साथ में दूध भी जरूरी है बच्चे के पीने के लिए, इसलिए ये दोनों काम करता है गर्भाशय के, और उस समय दूध स्राव को उत्प्रेरण, दो काम करता है। एक और काम है इसका, ये क्या है? वैसोडायलेटर है, ये रक्त शिराएं को बढ़ा देता है, तो इसको कहते हैं रक्त मतलब बीपी को कम कर देता है, वैसोडायलेटर है, वैसोडायलेटर। हम इंग्लिश में लिखते हैं तो शब्द है वैसोडायलेटर। डायलेटर मतलब हमारा जो रक्त शिराएं हैं उसको फैला देता है, ताकि बीपी जो है उस समय बच्चे के जन्म के समय बढ़ ना जाए, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वैसोडायलेटर करता है। तो ये इसका 3 काम है ऑक्सीटोसिन का। एक इसके साथ ये 2 हार्मोन ही इसके स्रावित होते हैं। इस 2 हार्मोन के लिए एक पॉइंट और याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, जैसे ये दोनों हार्मोन जो है आपका वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये बनते हैं कहाँ पर? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और वो आकर स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी के पश्च लोब में, पिट्यूटरी के पश्च लोब में। और स्रावित किसके द्वारा होता है? तो पश्च लोब द्वारा, पिट्यूटरी के पश्च लोब द्वारा। अगर चाहता है वेयर इट इज फॉल, तो ये फॉल कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। ओके, अच्छा। कभी कभी पूछता है आपका कि मातृत्व हार्मोन कौन है? मातृत्व हार्मोन। तो मातृत्व हार्मोन कहा जाता है, माता बनने के लिए हार्मोन जरूरी किसका है? दूध बनाना, दूध पिलाने से माता बनती है। इसलिए समझिए दूध कौन पिला, किस हार्मोन के चलते पिलाएंगे? LTH, लैक्टोजेनिक, या इसका नाम एक और है, ध्यान रखिएगा, ये लैक्टोजेनिक। इसमें प्रोलैक्टिन भी इसको कहा जाता है, प्रोलैक्टिन नाम बहुत सा है, एक ही हार्मोन का कई नाम है, ठीक है। लुटियोट्रोफिक, हिंदी नाम ऐसे भी है, लुटियोट्रोफिक, ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन लैक्टोजेनिक, लैक्टोट्रोफिक ऐसा भी लिख सकता है। ये मैंने लैक्टो शब्द समझ में, लुटियोट्रोफिक शब्द भी याद रखना है।
तो ल्यूटियोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन, एलपीएच, लेक्टोजेनिक एक ही हार्मोन है और इस हार्मोन का नाम है मातृत्व हार्मोन। ठीक है, ये हम लोग इतना हार्मोन पढ़े इसको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में एक बार फटाफट हम देख लें। हम क्या कहते थे, अगर लोग से कौन कौन हार्मोन देखे थे फटाफट, बहुत जल्दी में। तो पहला हम देखे थे जीएच या ग्रोथ हार्मोन, जीएच या एसटीएच। दूसरा देखे थे, चलिए भैया जीएच का, उसके बाद बोलिए, पहला जीएच या एसटीएच, दूसरा देखे थे टीएसएच, तीसरा देखे थे एसीटीएच, चौथा देखे थे, चौथा जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद चौथा में इसका क्या था, इसी को पांचवा कर सकते हैं एफएसएच, इसका छठा कर सकते हैं एलएच, एफएसएच मतलब फ्लोकुलर स्टिमुलेटिंग, एलएच इसका आईसीएसएच इसका नाम था, एक और नाम था आईसीएसएच। और सातवां देखे थे कौन सा, एलपीएच, और आठवां देखे थे इसका, तो हम लोग कौन सा आ जाएगा, एक एमएसएच। तो यहाँ पर हम नंबर बढ़ गया है क्योंकि आपको हम इसको दो मान लिए ना, जीटीएच के प्रकार थे ना ये दोनों, कौन कौन, ये जीटीएच के ही प्रकार हैं, एफएसएच और के। तो आप ये समझिए 8 नाम याद रखेगा, ये 8 नाम जो है ये किसके हैं, अग्रलोक के। और 2 नाम इसके हैं, कौन कौन, पश्चलोक के कौन कौन थे, पश्चलोक के कौन कौन है, बहुत आसान, पश्चलोक के 2 हैं मात्र, एक वैसोप्रेसिन और एक है वैसोप्रेसिन के अलावा दूसरा कौन सा था, तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, इसी का नाम है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। तो ये पिटोसिन का है और इसको ये डीएच कहते थे। ये बस ये आपको याद रखना है, इस 7 या 8 जो नाम हम लिखे हैं, ये हो गया अग्रलोक का, ये हो गया पश्चिम लोक का। अगर कभी कभी पूछता है कि मध्य लोक से कोई हार्मोन स्रावित होता है और कहीं एक आपको चुनना ही पड़े, तो ये कुछ मात्रा में ये मध्य लोक से भी स्रावित होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मध्य लोक से एमएसएच। तो आप सभी एम से मिडिल है ना, मिडिल का हार्मोन कौन है, तो एम और आई कहीं नहीं मिलेगा, फिर एक यही है, समझ गए। इसलिए पकड़ में आ जाएगा कि एमएसएच से कौन समझ में आएगा, तो मिडिल से यानी मध्य से क्यों लिख रहा होगा। चलिए हम लोग आज पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा विस्तृत से पढ़े, थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हुआ लेकिन कंप्लीट स्टडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिटेल स्टडी है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका एक भी प्रश्न पिट्यूटरी ग्रंथि से कभी नहीं छूट सकता है, कभी नहीं छूटेगा। आप इसको देखिए और पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग इसको जितना कोई शिकायत करे तो कमेंट्स दीजिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद आपको।